जैसे चलते रहते एक कुत्ता आगे स्टूडियो में आए। हाँ वो सीरीज तो मैंने यहाँ पर क्या यूज किया है, आई के साथ हैव यूज किया। नहीं है मेरे पास मर्सिडीज, पता नहीं आ जाएगी अगर आप पे आपका। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप सो सभी के सभी ठीक होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। वेलकम एवरीवन टू इंग्लिश विद ग्रुप चैनल। आज मैं फिर दोबारा से हाजिर हूँ आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आई हूँ और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ। आप सभी इस टॉपिक से बहुत ही ज्यादा अवगत रहे होंगे, आपको पता भी होगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये आपने बचपन में पढ़ लिया। तो मैडम आज क्या पढ़ाने वाली है, मैडम क्या ऐसा तीर मारने वाली है आज की आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस सिखाने के लिए आई है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है वो बहुत ही ज्यादा यूजफुल है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और एज वेल एज अगर मैं बात करूँ स्पोकन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा मैंडेटरी है, नेसेसरी है, क्रूशियल है। तो जैसे कि आज मैंने आपको बताया अभी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हम सीखने वाले हैं, तो बड़े इंटरेस्टिंग वे से आज हम इसे सीखेंगे। और इसमें जो कुछ एक जैसे कि हम मान लो कहते हैं ना कि छुपा हुआ राज होता है किसी न किसी चीज में कुछ ना कुछ, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी बहुत कुछ छुपा हुआ है। बहुत कुछ छुपा हुआ मीन्स उसे हमें वो बस ढूंढना है। लाइक हमें हाइड सीख खेलनी है आज, और वही ऐसे खेलते खेलते कब आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आ जाएगा आपको खुद को ही नहीं पता लगेगा। तो बच्चे आई होप सो सभी के सभी तैयारी कर रहे होंगे और अच्छे से जुटे पड़े होंगे, और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको हर तरह का कंटेंट मिले, कॉम्पिटिटिव एज वेल एज स्पोकन। सो स्टे कनेक्टेड, लेट्स कंटिन्यू आवर वीडियो। तो जैसे मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट यानी कि अब की बात हो रही होगी, यानी कि प्रेजेंट की, ठीक है, वर्तमान की बात कर रहे हैं हम। जैसे प्रेजेंट मतलब लाइक आज में ही रहना चाहिए एक इंसान को, जो बीत गया वो बीत गया, जो आएगा उसके साथ देख लेंगे, लेकिन अभी तो हमारे पास प्रेजेंट है ना। ऐसा बोला जाता है प्रेजेंट इज प्रेजेंट, मतलब लाइक प्रेजेंट जो है, वर्तमान जो है वो हमारे लिए एक गिफ्ट है। तो जो गिफ्ट की तरह काम करे दैट इज प्रेजेंट। ओके, इसके बाद लिखा हुआ है वर्ड कॉन्टिन्यूअस। आप देख सकते हैं यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या है, जैसे कहते हैं लगे रहो बेटा, कभी ना कभी तो कामयाब जरूर होगे, या फिर कोई चीज ऐसी जो कॉन्टिन्यूटी में रहे उसे हम क्या बोलते हैं जी, कॉन्टिन्यूअस। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, इसके बाद लिखा हुआ है टेंस। आप क्या समझते हैं कि टेंस क्या होता है? टेंस होता है काल, यानी किसी चीज को करने का टाइम, समय। हो सकता है देखो तीन तरीके से ही ये मैनेज होता है। एक तो पास्ट, यानी कि कोई काम मैंने पास्ट में किया, पास्ट वाले टाइम में किया। प्रेजेंट यानी कोई काम मैंने अभी में ही किया, और फ्यूचर मतलब लाइक जो काम मैं करूंगी, ठीक है, करने का पता नहीं क्या करूंगी, पास्ट में जो हो गया मिट्टी पाओ। अब बात करते हैं हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। आप सभी को इसके बारे में पता भी है, लेकिन मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले बच्चों की अगर बात करूं, वो कहते हैं हमें तो मैडम आता है, बड़ा ही इजी चैप्टर है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी बहुत कुछ छुपा हुआ है, आप खुद ही देख लीजिए। ये देखिए आपके सामने फोर सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। आर यू हियरिंग अ नॉइस, ठीक है, ऑन हियरिंग द सायरन द thief ran away. Third sentence is seeing the mistake, she corrected it immediately. Immediately. I'm seeing that you are not doing the work properly. तो आप खुद देख सकते हैं कि इसमें मैंने चार सेंटेंसेस लिखे हैं। आप मुझे बताइए कि इसमें कौन सी गलती है। आप अगर इतनी ही तैयारी कर पा रहे हैं, इतना ही आप अपने आप को 30 मार्क खान समझते हैं, तो देखिए इनमें चार सेंटेंसेस में क्या आप एरर डिटेक्ट कर पा रहे हो, क्या आप फाइंड आउट कर पा रहे हो कि इनमें गलती है या नहीं है। ओके, लेट मी गिव यू 1 मिनट फॉर दिस। आप 1 मिनट लीजिए, इन सेंटेंसेस को बड़े ध्यान से देखिए कि क्या इसमें कोई गलती दिख रही है। देखिए क्या आप इसमें कोई गलती देख पा रहे हैं?
अगर बच्चे आप इसमें गलती देख पा रहे हैं तो वेल एंड गुड, आप बहुत सही ट्रैक पर हैं। और अगर आपको लग रहा है कि सभी सेंटेंसेस ठीक है, तो यू नीड टू फोकस ऑन योर स्टडीज एंड प्लीज स्टे कनेक्टेड विद आवर यूट्यूब चैनल सो दैट यू कैन गो ऑन द राइट पाथ, ताकि आपको सही रास्ता दिखे। हर एक चीज पढ़ने से कुछ नहीं होता, सही चीज पढ़ने से ही आपको डायरेक्शन जो देनी चाहिए वो बिल्कुल सही देनी चाहिए। फालतू की चीजें मैं इधर उधर की कभी कुछ नहीं पढ़ाती। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये 4 सेंटेंसेस है, आपने इसमें होप सो इनको अच्छे से देख लिया होगा। तो चलिए चलते हैं। अभी मैं आपको नहीं बताऊंगी इनके बारे में कि इसमें क्या गलती है क्या नहीं। हम सबसे पहले सीखते हैं चीजों को, फिर उसके बाद दोबारा हम वापस आएंगे और इसमें हम आगे डिरेक्शन करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, जैसे कि अगर मान लो मैं बात करती हूँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, तो हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर क्या होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। देखिए, अफकोर्स आपको पता है कि प्रेजेंट टेंस है, तो प्रेजेंट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब लगने वाली है, मेन तो दो ही होते हैं, एक होती है हेल्पिंग वर्ब और एक होती है मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो है वो ये डिसाइड करती है कि हमारा जो मतलब टेंस है वो प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फिर फ्यूचर का है। अगर कोई टेंस प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट में प्रेजेंट की ही हेल्पिंग वर्ब लगेगी, अगर पास्ट का है तो पास्ट की ही हेल्पिंग वर्ब लगेगी, फ्यूचर का है तो फ्यूचर की ही हेल्पिंग वर्ब लगेगी। तो ये बहुत मैटर करता है कि हमारी हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगी हुई है। क्यों? अगर मैं मान लो आप लोग ये कहें कि मेन वर्ब से भी तो मैम डिसाइड कर सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगी हुई है, बट मेन मतलब मेन वर्ब से भी हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा टेंस कौन सा है। आई माय बैड। इसमें क्या है जी, हम ये चीज कह सकते हैं कि पास्ट टेंस में आप उठा के देख लो, परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हो आप। अगर आप प्रेजेंट की बात करो तो प्रेजेंट में भी आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हो। फ्यूचर में अगर मैं बात करूँ तो फ्यूचर में भी आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हो, लगाते हो या नहीं? तो ऑफ कोर्स परफेक्ट में क्या जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म जाती है। लेकिन यही अगर मान लो मैं प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब की बात करूं, तो क्या आप वहां पर हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब लगाते हो, हैड लगाते हो, विल शैल लगाते हो? नहीं लगाते। तो अल्टीमेटली जो हेल्पिंग वर्ब है वो डिसाइड करती है कि हमारा टेंस कौन सा है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है, कौन सा है। तो ये मैटर करता है। तो प्रेजेंट टेंस है और हम कॉन्टिन्यूटी की बात कर रहे हैं, तो इसमें हम हेल्पिंग वर्ब जो लगाएंगे वो कौन सी लगाएंगे, इज, एम, आर। जी हाँ, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगती है ना बच्चे, वो लगती है इज, एम, आर। बहुत ही हेल्पफुल रहती है ये हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है। अगर मैं मेन वर्ब की बात करूं तो मेन वर्ब में इसमें क्या यूज करते हैं हम, मेन वर्ब में इसमें हम यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ में क्या आ जाता है, आई एन जी। जी हाँ, अगर आज के बाद आपने आपको कॉन्टिन्यूटी की बात कर दी, चाहे प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूटी हो, चाहे पास्ट की कॉन्टिन्यूटी हो, चाहे फिर फ्यूचर की कॉन्टिन्यूटी हो, तो आपने यही चीज देखनी है कि मेन वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी है या नहीं है। मेन वर्ब हमेशा कॉन्टिन्यूटी में मिलेगी आई एन जी, ठीक है। तो ये तो रही बात हेल्पिंग वर्ब की और मेन वर्ब की। आपको समझ में आ गई कि हेल्पिंग वर्ब उठा के लगानी है इज, एम, आर, और मेन वर्ब जो लगानी है वो लगानी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी। अब मैं बात करती हूँ इज की। इज किसके साथ आएगा बेटा, इज जो है वो आएगा अगर हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाएंगे, इज। अब मैं बात करती हूँ एम की। एम हमेशा किसके साथ आएगा, सिंपल सिर्फ आई के साथ। और यही है बात आर की, तो आर हमेशा किसके साथ आएगा, आर हमारा आएगा जी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, अगर सब्जेक्ट क्या हो, प्लूरल हो। तो इतनी बात समझ में आ गई। इज जो है वो यूज होगा सिंगुलर के साथ, एम जो यूज होगा वो आई के साथ, और आर जो यूज होगा वो प्लूरल के साथ। ये प्लूरल क्या, सब्जेक्ट के साथ। अब सब्जेक्ट को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये तो नई चीज हमने सीख ली कि सब्जेक्ट क्या है। देखिए बच्चे, कई बच्चे जो है अभी कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे होंगे तो उनको पता होगा कि सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है। लेकिन मैं आपको बिल्कुल बेसिक से ही सिखा रही हूँ, आपको ये चीजों को एकदम से ब्लंडर में शो नहीं करना चाहती। तो इसलिए धीरे 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 हम बढ़ेंगे और उन चीजों की तरफ ध्यान देंगे जो हमने पहले देखा हो, वो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मैंने बात की बच्चे एक बहुत ही अच्छे मतलब लाइक चीज की इंग्लिश के, वो क्या है जी, हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को कैसे फाइंड आउट करते हैं, सब्जेक्ट वही होता है जो एक्शन कर रहा होता है। जैसे आई एम टीचिंग यू, हु इज टीचिंग यू, आई,
ठीक है। तो मैं क्या हूं यहाँ पर, सब्जेक्ट हूं, यानी कि जो एक्शन को क्या करेगा, परफॉर्म। लेकिन सेंटेंसेस इतने बड़े बड़े होते हैं, तो आप किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं कि आई ही सब्जेक्ट होगा, ही सब्जेक्ट होगा। जरूरी थोड़ा ही सब्जेक्ट हमेशा सेंटेंस की स्टार्टिंग में आए, हो सकता है कि वो किसी और फॉर्म में आए और किसी और पोजीशन में आए, तब हम क्या करेंगे। तो ऐसे केस में हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज फाइंड आउट करनी है, हु इज डूइंग द वर्क। अगर हु का आंसर हमें मिल रहा है, चाहे वो सेंटेंस की स्टार्टिंग में है, मिडिल में है, एंड में है, हमें वो पता लग जाएगा कि वो क्या है जी, हमारे पास सब्जेक्ट। ठीक है, ओके। जैसे कि अगर मान लो मैं एक सेंटेंस लिखती हूँ बच्चे, ठीक है, यस, मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखती हूँ, वेट फॉर अ व्हाइल। ये क्या हो गया, चलो एनी हाउ। ये भी बोर्ड का भी कुछ समझ में नहीं आता कि कभी कैसे काम करता है, कभी कैसे करता है। चलो anyhow, अब हम बात कर रहे थे सब्जेक्ट की वजह। सब्जेक्ट को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट को हम हु लगाकर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, हु लगाकर जब आप फाइंड आउट करते हो तो हमें मिल जाता है सब्जेक्ट। आप कहोगे मैम मोस्टली सब्जेक्ट जो है वो स्टार्टिंग में ही होता है, मैंने तो यही करता मार रखा है कि स्टार्टिंग में जो है वो आई है, ही है, शी है, इट है, गधा है, घोड़ा है, कुछ भी है, वो सब्जेक्ट। लेकिन अभी मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखती हूँ बहुत ही प्यारे से, आप बताइए मुझे कि कौन सा सब्जेक्ट है इसमें। जैसे मैंने कि लिखा, इंग्लिश इज बीइंग taught to us by him at school। ठीक है, मैंने ये लिखा, मुझे मैंने लिखा बहुत ही प्यारा सा सेंटेंस, इंग्लिश इज बीइंग टॉट टू अस बाय हिम एट स्कूल। अब बता दीजिए, आपको हमेशा से ये चीज सिखाई जाती है कि स्टार्टिंग वाला ही हमारे पास क्या होने वाला है जी, सब्जेक्ट होने वाला है। लेकिन आप फाइंड आउट कर लो, यहाँ पर तो इंग्लिश लिखा हुआ है, इंग्लिश सब्जेक्ट है क्या, इंग्लिश कोई काम भी करता है क्या, ठीक है, इंग्लिश कोई बंदा है क्या जो कोई काम करेगा, मीन जो एक्शन परफॉर्म करेगा सब्जेक्ट। हमें तो ये सीखा था, और स्टार्टिंग में है, स्टार्टिंग में तो इंग्लिश है, लेकिन ये सब्जेक्ट नहीं है, एब्सोल्युटली नहीं है। क्यों नहीं है, आप यहाँ पर फाइंड आउट करो। इंग्लिश इज बीइंग टॉट टू अस बाय हिम एट स्कूल। हिम लिखा हुआ है, कौन काम कर रहा है यहाँ पर, कौन इंग्लिश पढ़ा रहा है, वह पढ़ा रहा है हिम। ही की जगह पर यहाँ पर क्या आ गया, हिम आ गया बच्चे। ही की जगह अगर हिम आ जाएगा तो ऑफ कोर्स वो हमारे पास सब्जेक्ट ही है। तो क्या हो गया, सब्जेक्ट की जगह पर कोई और फॉर्म आ गई। हिम भी आ सकता है, हिज भी आ सकता है, हर भी आ सकता है, हर्स भी आ सकता है। तो शी का मतलब ये जो थोड़ा कि हमेशा शी ही आएगा। तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या है जी, सब्जेक्ट है। Who is teaching in the school? Who is teaching English? कौन टीच कर रहा है जी, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, हिम। तो यहाँ पर देखिए, इसकी पोजीशन की वजह से हमने इसको कौन सा केस यूज किया, ऑब्जेक्टिव केस यूज किया, लेकिन है क्या ये हमारे पास क्या है जी, सब्जेक्ट है। ठीक है, तो अब ये हमारे पास सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद एक बहुत ही अच्छी चीज आपको सीखने की जरूरत है, वो क्या है जी, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को जब भी आप फाइंड आउट करते हो तो आपने अपने आप से 3 क्वेश्चन पूछने हैं बच्चे, जी हाँ, 3 क्वेश्चन आप अपने आप से पूछिएगा। आप पूछेंगे अपने आप से व्हाट, आप पूछेंगे अपने आप से वेयर, आप अपने आप से पूछेंगे हूम। ये अगर इन तीनों का अगर आंसर मिल रहा है तो ये हमारे पास सब्जेक्ट है। 2 का आंसर, तो 3 क्वेश्चंस का आंसर अगर हमें मिल जाए तो वो हमारे पास क्या है जी, ऑब्जेक्ट है।
तीन में से अगर दो का भी मिल जाए ना तो भी ठीक है, एक का मिल जाए तो भी ठीक है, और किसी का नहीं मिल रहा है तो डोंट वरी, ऑब्जेक्ट ही नहीं है वहां पर, जरूरी थोड़ा ऑब्जेक्ट होगा ही होगा, जरूरी थोड़ा आप देखो, अगर आप घर पे जाओ जरूरी थोड़ा मम्मी मिलेगी ही मिलेगी घर पे, हो सकता है कहीं बाहर गए हो। तो वही चीज यहाँ पर है कि अगर आप एक सेंटेंस में फाइंड आउट करना चाहते हैं तो तीन क्वेश्चन पूछिए। जी हाँ, मेरे साथ बोलिएगा आप सभी। आपको तीन क्वेश्चन पूछने हैं अपने आप से। व्हाट, पहला है व्हाट, ठीक है, क्या। दूसरा क्वेश्चन पूछना है अपने आप से वेयर। तीसरा क्वेश्चन पूछना है जी हूँ, व्हाट वेयर हूँ। अब देखिए आप अपने आप से क्वेश्चन पूछिए इस सेंटेंस में। इंग्लिश इज बीइंग टॉट टू अस बाय हिम एट स्कूल। कौन क्या पढ़ाया जा रहा है जी उसके द्वारा, उसके द्वारा पढ़ाया जा रहा है जी इंग्लिश। तो ये हमारे पास क्या है जी, ऑब्जेक्ट। अब यही अगर मान लो मैं बात करती हूँ कि वेयर, कहाँ पर पढ़ाया जा रहा है, स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, तो ये हमारे पास क्या है जी, ऑब्जेक्ट। whom, किसको पढ़ाया जा रहा है जी, अस, हमारे को पढ़ाया जा रहा है जी। तो ये भी हमारे पास क्या है जी, एक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करने के लिए हमें तीन क्वेश्चन पूछने हैं अपने आप से, व्हाट वेयर हूम। आई होप सो आपको क्लियर हो गया हो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। अब हम आते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस पर। अब आपके लिए सीखना इजी हो जाएगा स्ट्रक्चर्स को, ठीक है, चाहे आप कौन सा भी टेंस उठा के देख लीजिए, आपको मोस्टली क्या, आपको हमेशा वहां पर क्या मिलेगा जी, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, यही मिलने वाला है, ठीक है। तो अभी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर बहुत ही प्यारा स्ट्रक्चर है जी, इसका क्या है वो देखते हैं आप। देखिए जी हाँ, ध्यान से देखिएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हम स्ट्रक्चर करने वाले हैं। स्ट्रक्चर में पहले हमारे पास क्या आएगा, पहले हमारे पास आएगा जी सब्जेक्ट, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आने वाला है, हेल्पिंग वर्ब। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आने वाला है जी, मेन वर्ब। और फिर उसके बाद हमारे पास क्या आने वाला है जी, ऑब्जेक्ट, ठीक है। हमें चारों बंदों के बारे में पता लग गया कि ये चारों है क्या। तो यही मिलकर स्ट्रक्चर बना देते हैं, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। मोस्टली 90% केसेस में आपको यही मिलने वाला है। 10% केसेस जैसे कि वॉइस आ गया, नरेशन आ गई, तो उसमें आपको सब्जेक्ट लास्ट में मतलब आगे पीछे मिल सकता है। जैसे मैंने आपको अभी एक सेंटेंस करवाया, उस सेंटेंस में आपको जो दिखाया था मैंने वो था पैसिव, ठीक है। तो उसमें हमारे स्ट्रक्चर्स इधर उधर हो जाते हैं। वैसे मोस्टली अगर सिंपल इंग्लिश की बात करूं मैं तो उसमें यही होता है। तो अगर अभी कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहे थे तो मैंने कॉन्टिन्यूअस में आपको जो मेन वर्ब बताई थी वो बताई थी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विच मैंने आपको क्या बताई थी, आपको बताई थी कि मेन वर्ब होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी। ऑब्जेक्ट की जगह पे क्या रखा था हमने, ऑब्जेक्ट ही रखा था। हेल्पिंग वर्ब की जगह पे हमने क्या रखा था, हमने रखा था इज एंड आर। और यही अगर सब्जेक्ट था तो सब्जेक्ट की जगह पे क्या रखा था हमने, सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आई के साथ क्या लगेगा बच्चे, कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगने वाली है, आई के साथ लगेगा एम। आई एम टीचिंग, फिर उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट रखना है दैट इज यू, आई एम टीचिंग यू। खुद देख लीजिए, हु इज टीचिंग यू, आई। ये हो गया आई के साथ हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। और को किसको पढ़ाया जा रहा है, होम, तो क्या आंसर आया जी, यू। तो ये है जी हमारे पास स्ट्रक्चर किसका, हमारे पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। अब ये सिंपल की बात कर दी मैंने, बट यही अगर नेगेटिव हो तो मैं क्या करूंगी, इसके साथ क्या लगा दूंगी, नॉट लगा दूंगी, सीधी सी बात है। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में यहाँ पर क्या आने वाला है जी, नॉट। और जब मुझे इंटेरोगेशन लाना है, इंटेरोगेशन के लिए मुझे हेल्पिंग वर्ब को कहाँ रखना पड़ेगा, सब्जेक्ट के आगे। ये बात की बातें हैं, अभी सिर्फ सिंपल स्ट्रक्चर की बात कर लीजिए आप। सिंपल स्ट्रक्चर में आपको क्या करना है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। मेन वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और हेल्पिंग वर्ब में इज एंड आर, ठीक है। चलते हैं जी अपने नेक्स्ट। अभी देखिए मैंने आपके सामने बात की थी एक हेल्पिंग वर्ब की, एक मैंने बात की थी आपके सामने मेन वर्ब की। अब मेन वर्ब जो है ना वो बहुत मायने रखती है आपके लिए, क्योंकि उसमें क्या है जी, देखिए आपका एक्शन डिसाइड होता है। एक्शन कौन सा, जैसे कि अगर मैं पढ़ा रही हूँ तो पढ़ाना क्या है, एक्शन,
ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब की बात की थी वो तो टेंस को डिफाइन कर रहा था, लेकिन अगर मैंने मेन वर्ब की बात की थी तो वो किसको डिफाइन कर रहा है, वो डिफाइन कर रहा है एक्शन को। अब एक्शन जो है ना वो दो तरीके के होते हैं बच्चे। दो तरीके के कैसे एक्शन हो सकते हैं मैडम, एक्शन तो एक्शन ही होता है, पढ़ाना तो पढ़ाना ही है, देखना तो देखना ही है, सुनना तो सुनना ही है, चलना तो चलना ही है। लेकिन एक्शन भी दो तरीके के होते हैं। वो ये कोई मूवी का एक्शन नहीं है जो एक ही तरह का होगा, वो कहते हैं ना लाइट्स कैमरा एक्शन, ये वो चीज नहीं है बच्चे, ठीक है। ये अलग है। एक्शन मीन्स टू से कि लाइक आप कोई भी काम कर रहे हो, जैसे मैं अपने हाथ को हिला रही हूँ, मैं डांस कर रही हूँ, मैं गाना गा रही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये पढ़ाना, गाना गाना, डांस करना, ये क्या है, ये हमारे पास क्या है, एक्शंस। अब एक्शंस दो तरीके के हैं, आप खुद ही देख लीजिए। आपने सुना होगा जैसे कि सी, और आपने सुना होगा जी वॉच। मैम हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं इस टाइप के एक्शंस में, रहते हो ना आप कंफ्यूज, क्यों रहते हो, क्योंकि आपको ये पता है कि सी का मतलब देखना, वॉच का मतलब देखना, तो क्या डिफरेंस हुआ। तो हम कैसे ये चीज डिफाइन कर लेंगे कि ये एक्शन और ये एक्शन कहाँ पर सी लगाएं, कहाँ पर वॉच लगाएं, समझ रहे हो बात को। तो ये बहुत मैटर करता है कि आपने कौन सी वर्ब चूज की है। जी हाँ, अगर आपकी वर्ब देखिए, आप सामने देख भी पा रहे होंगे, अब मैं थोड़ा सा साइड पर हो जाती हूँ, यस अब ठीक है। अब आप देख पा रहे होंगे कि मेरे दोनों साइड पर क्या है जी, ये लिखी हुई है वर्ब, एक साइड पे लिखा हुआ है जी स्टेटिक, और एक साइड पे जो लिखा हुआ है वो क्या है, एक्शन। तो स्टेटिक और एक्शन दोनों लिखा हुआ है। स्टेट और एक्शन का मतलब क्या है, स्टेटिक एक्शन का मतलब कुछ एक ऐसे एक्शन, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, जैसे कि अगर मानो मैंने लिखा लव, मैंने लिखा लाइक, मैंने लिखा हेट, तो ये हमारे पास क्या है जी, स्टेटिक है, स्टेट एक्शन है। बट यही अगर मानो मैंने लिखा रीड, मैंने लिखा लाव, तो ये हमारे पास क्या है जी, एक ऐसे एक्शन है जो क्या है, मूवमेंट में होते हैं। तो देखिए आप समझ रहे होंगे इस बात को, अगर नहीं समझ में आई तो दोबारा अच्छे से और एक्सप्लेन करती हूँ इस चीज को। जैसे कि मैंने मानो लिखा लव, मैं एक आइसक्रीम बार पर गई, ठीक है, मेरे को आइसक्रीम खानी थी जी, मैं आइसक्रीम बार पर गई और मैंने वहां पर क्या की, आइसक्रीम खाई, और मेरे साथ में जो पर्सन था मैंने उसको बोला ओ मेरे को बहुत पसंद आ रही है आइसक्रीम, आई एम लविंग इट, तो वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत। कैसे, आई एम लविंग इट मैंने ये बोल दिया तो क्या प्रॉब्लम है मैडम, आपने तो यही बताया अभी कॉन्टिन्यूअस टेंस में आईएनजी बनाना, आप आइसक्रीम को पसंद कर रहे थे, तो आप वॉज लगा देते ज्यादा से ज्यादा। अगर प्रेजेंट में अगर आप किसी चीज को पसंद करोगे तो क्या लगाओगे, आई एम लविंग इट, आई एम लाइकिंग इट, आई एम हेटिंग हिम। लेकिन ये बिल्कुल ही क्या है, गलत। कैसे गलत है मैं आपको बताती हूँ। जो स्टेट वर्ब्स होती हैं हमारे पास, स्टेट वर्ब्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे को ये बताती है कि हमारा एक्शन जो है वो सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर पा रहा है। इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर पा रहा हो ना कोई भी एक्शन, तो हम कभी भी उसमें कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज नहीं करते। जी हाँ, आई रिपीट माय वर्ड, जब भी कोई भी एक ऐसा एक्शन हो जो क्या शो कर रहा हो, वो ये शो कर रहा हो, कोई इंफॉर्मेशन दे रहा हो, कोई हमारे को सूचना दे रहा हो, या सिर्फ जस्ट जैसे कि मुझे चॉकलेट पसंद है, आई एम लाइकिंग चॉकलेट, आई एम लविंग चॉकलेट, दिस विल बी रॉन्ग। मुझे चॉकलेट पसंद है, पसंद आ रही है का क्या मतलब है कि मैं मतलब लाइक अभी थोड़ी थोड़ी पसंद आ रही है, ज्यादा ज्यादा पसंद आ रही है, क्या उसमें आप कंटेंट दिखा सकते हो, क्या क्या आप उसमें अमाउंट दिखा सकते हो क्या, नो। तो जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएंगे वर्ब्स, वो हमारे पास क्या होती हैं, स्टेटिक वर्ब होती हैं, स्टेट वर्ब्स होती हैं, इसको बोलते हैं स्टेट वर्ब। अब यही अगर मान लो मैं एक्शन की बात करूं, एक्शन में देखिए जैसे आई एम रीडिंग बुक, आई एम लाफिंग, ठीक है, आई एम वॉचिंग टीवी, ठीक है, और यही अगर मान लो मैंने कहते आई एम सीइंग टीवी, दैट विल बी रॉन्ग। कैसे, क्योंकि देखिए अगर मैं एक और चीज बताऊं तो स्टेटिक और एक्शन में क्या डिफरेंस है आपको बताती हूँ। जैसे मैंने बोला सी, आई एम सीइंग यू, आई एम वॉचिंग यू, मैंने ये बोला, दोनों में कॉन्टिन्यूअस यूज किया मैंने। मैंने बोला आई एम सीइंग यू, तो सी मतलब लाइक जब मैं किसी पर्सन को स्पेशली देख रही हूँ तब मैं क्या यूज करूंगी, वॉच। बट देखना,
अब देखो जैसे कि मान लो आप किसी एक रूम में हो, तो आप क्या ये चीज क्या देते हो कि रूम में बढ़ते ये कहते मैं पर्दे देखूंगी नहीं, मैं कोई चीज देखूंगी नहीं। मतलब लाइक देखना जो है वो नेचुरल प्रोसेस है, अनविलिंग नहीं, अनविलिंग है मीन्स टू से लाइक वो तो देखना ही पड़ेगा, सुनना ही पड़ेगा। अब जैसे आप कहीं पर बैठे हो, पास से कोई चीज गुजर रही है, थोड़ी आवाज आए तो आप क्या कान बंद कर लोगे? नहीं ना। मीन्स टू से कि एक ऐसी वर्ब जो सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए यूज हो, अनविलिंगली यूज हो, वो क्या होती है? स्टेटिक वर्ब होती है। और स्टेटिक वर्ब में हम हमेशा क्या यूज करते हैं? स्टेटिक वर्ब में हम हमेशा कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज नहीं करते, कभी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए कहते हैं सीइंग नहीं होता, लविंग नहीं होता, लाइकिंग नहीं होगा, हेटिंग नहीं होगा। लेकिन किस कंडीशन में नहीं होगा वो मैं आपको बताऊंगी। लविंग, हेविंग, हैविंग, ईटिंग, ये सब चीजें आपने देखी होंगी, बिल्कुल देखी होंगी। मैडम आप तो गलत पढ़ा रहे हो, ऐसे थोड़ा होता है। हमने देखा है लविंग लिखा होता है, हमने देखा है सीइंग लिखा होता है। इसका जवाब मैं आपको जब हमारा ये मतलब वर्ब का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा फिर मैं आपको बताऊंगी कि कैसे वहां पर लिखा होता है। मैं यहाँ पर इतनी बार बोल रही हूँ कि आपको स्टेटिक वर्ब में, जी हाँ ना, राइट डाउन कर लीजिए बच्चे ये चीज कि स्टेटिक वर्ब में आपको कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज नहीं करना। कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात कर रही हूँ डीएल में, ठीक है। तो इस चीज को, पॉइंट को यहाँ पर मार्क कर लीजिए, स्टार मार्क कर लीजिए इस पॉइंट को। इसके बाद मैं एक्शंस की बात करती हूँ। एक्शंस, एक्शंस तो पता ही है, ये हमारे पास कोई भी चीज जो हम फिजिकली करते हैं, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ तो ये विलिंगली है ना, अब हर कोई तो नहीं पढ़ा सकता। अब जैसे आप पढ़ रहे हो तो आप भी क्या कर रहे हो? विलिंगली कर रहे हो ना। तो अनविलिंग चीजें मोस्टली किसमें आती है? स्टेटिक में। और जो विलिंग होंगी वो किसमें आएंगी? एक्शन, ठीक है। तो ये टू टाइप के वर्ब्स आई होप सो आपको क्लियर हो गई हो। इसके बाद कैसे आप इलैबोरेट कर सकते हो कि कहाँ पर कौन सी स्टेटिक और कौन सी एक्शंस हैं, वो मोस्टली जो यूज होती हैं एग्जाम्स में, वो मैं आपके सामने शेयर कर रही हूँ। स्टेटिक वर्ब्स, स्टेटिक वर्ब्स जो मोस्टली यूज होती हैं एग्जाम्स में और देखने को मिलती हैं वो आपके सामने ये एक है लव, हेट, लाइक, रिमेम्बर, फॉरगेट, ठीक है। मैं मार्क कर देती हूँ साथ में, वेट फॉर अ व्हाइल। जी हाँ, तो मैं मार्क कर देती हूँ साइड में। ये हमारे पास क्या है जी? स्टेटिक वर्ब्स हैं। पहली है जी लव, हेट, लाइक, रिमेम्बर, फॉरगेट, फॉरगेट भूलना, नोटिस, किसी चीज को नोटिस करना, आई एम नोटिसिंग यू, दैट विल बी रॉन्ग, ठीक है। रिकॉग्नाइज, प्रेफर, प्रेफर मतलब है किसी चीज, किसी बंदे को प्रेफर करना, प्रेफरेंस देना, उसको चॉइस में रखना, ठीक है। विश, ठीक है। नेक्स्ट वांट, डिजायर, डिजायर मतलब इच्छा, मतलब दिले इच्छा, उसके लिए यूज होता है। बिलीव, बिलोंग, बिलीव, बिलोंग, व्हाट इज दिस? सॉरी, इन बिटवीन थोड़ी इंटरप्शन हो गई थी। आई हेट डॉग्स। तो इन बिटवीन क्या हो जाता है थोड़ा बहुत, जैसे मतलब कोई भी चीज होती है, जैसे मेरे को डर लगता है बहुत ज्यादा किसी चीज से, तो वही चीज जब आपके सामने आ जाए तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है मैनेज करना। तो अभी जैसे चलते चलते एक कुत्ता आ गया स्टूडियो में। I hate dogs, especially I hate dogs. Sorry for the interruptions. अब बात करते हैं, इसमें लिखा हुआ है belong, know, agree और contain, consist, ठीक है। ये लिखा हुआ है। Let me close the door ताकि सर दोबारा ना आ पाए। जी हाँ, तो सॉरी फॉर द इंटरप्शन। देखिए बच्चे, यहाँ पर belong, know, agree और contain, consist, ठीक है। कंसिस्ट मतलब है किसी चीज में इन्वॉल्व होना, जैसे कि मैंने बोला आई हैव अ ड्रेस, इट कंसिस्ट दिस एज वेल एज दिस पॉकेट एज वेल एज सम ऑफ द लेसेस, तो वो चीज मैं बोल सकती हूँ कंसिस्ट, ठीक है। तो ये जो वर्ब्स हैं ये सारी स्टेटिक वर्ब्स में ही आती है, ठीक है।
तो ये स्टैटिक वर्ब्स आप राइट डाउन कर लीजिए। आई विल गिव यू 1 मिनट ताकि आप इसके नोट्स बनाते चलिए बच्चे। नोट्स, हाँ जी हाँ, साथ के साथ बनाते चलिएगा। ये स्टैटिक वर्ब्स नोट कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं एग्जाम्स में तो ये याद कर लीजिए। इनके साथ आपको कॉन्टिन्यूअस कभी देखने को नहीं मिलेगा और ना ही आप कभी यूज कर सकते। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए किसी जगह पर, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टैटिक वर्ब्स हैं आपके लिए। स्टैटिक वर्ब्स वो होती हैं जिन जो सिर्फ और सिर्फ क्या प्रोवाइड करवाती हैं, हमारे को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है। ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है जो सिर्फ और सिर्फ लाइकिंग की, मतलब सिर्फ इंफॉर्मेशन का मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ सूचना दी जाए किसी चीज की, ठीक है। जैसे मैंने कहा आई बिलोंग टू दिल्ली, तो मैं ये नहीं बोलूंगी आई एम बिलोंगिंग टू दिल्ली, दैट विल बी रॉन्ग। देखिए आप देख पा रहे होंगे बिलोंग वर्ब जो है वो स्टैटिक में। तो चलिए, आपने आई होप सो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या राइट डाउन कर लिया होगा। इससे नेक्स्ट मैं वर्ब्स की बात करती हूँ। ये वर्ब्स क्या है, इनके साथ कुछ ज्यादा प्यार है क्या मेरा, जो मैंने इनको अलग से लिखा। इनको स्टैटिक में भी नहीं लिखा, मैं स्टैटिक में भी देखा होगा आपने, सी लिखा हुआ देखा होगा, बट ये ईयर, टेस्ट, स्मेल, अपीयर है, ये सारे के सारे स्टैटिक वर्ब्स हैं। बट मैंने इनको अलग क्यों लिखा, ये भी स्टैटिक वर्ब में ही काउंट होती हैं। इनको अलग इसलिए लिखा बच्चे क्योंकि इनको लिखने का मेरा एक मकसद था। कैसे मकसद था, मैं क्या बताना चाहती हूँ आपको यहाँ पे, मैं आपको इतनी सी बात बताना चाहती हूँ कि आप इन वर्ब्स को देखते ही ये देखिए कि क्या इसका मीनिंग कुछ चेंज हो रहा है। जैसे कि अगर मान लो मैंने देखो, आपको अच्छे से समझ में आएगा इन चीजों को भूल जाओ, एक बार आप भूल जाइए ये क्या लिखा हुआ है मैडम ने। आप ये देखिए कि जैसे अब अगर मान लो आपकी किसी बंदे के साथ अनबन हो जाए और आप 10 लोगों के बीच में बैठ के ये चीज बोले, कुछ लोग जरूरत से ज्यादा ही अच्छे होते हैं, मैंने ये बोला। और एक मैंने सिंपल बोला कुछ लोग जरूरत से ज्यादा अच्छे होते हैं। एक तो मैंने पॉजिटिव तरीके से बोला कि कुछ लोग जरूरत से ज्यादा अच्छे होते हैं, और एक मैंने ये बात बोली कुछ लोग जरूरत से भी ज्यादा अच्छे होते हैं। समझ रहे हो बात को। एक को मैं बोल रही हूँ पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, एक को मैं बोल रही हूँ नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब लाइक जरूरत से ज्यादा, उसी वर्ड को मैंने उसके मीनिंग के लिए यूज किया। एक जरूरत से ज्यादा मैंने उसके मीनिंग के अपोजिट यूज कर दिया, यानी कि उसका मीनिंग ही बदल दिया, बदल डाला, मीनिंग ही बदल डाला। मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ, जैसे मैंने बोला कुछ लोग जरूरत से ज्यादा अच्छे होते हैं, मतलब मैंने पॉजिटिव तरीके से बोला है ना, इट वाज पॉजिटिव कि जरूरत से ज्यादा अच्छे होते हैं। और एक मैंने बोला कुछ लोग जरूरत से ही ज्यादा अच्छे होते हैं, मैंने वर्ड्स वही यूज किए लेकिन मीनिंग क्या कर दिया, चेंज। तो इसी तरीके से ये हमारी वर्ब्स हैं। ये जो वर्ब्स है ना, ये सी, आपको पता है कि सी का मतलब क्या होता है, देखना होता है, होता है या नहीं होता है। हियर का मतलब क्या होता है, सुनना होता है, ठीक है। टेस्ट, टेस्ट का मतलब क्या होता है, स्वाद के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। स्मेल, स्मेल का मतलब हम किसके लिए यूज करते हैं, सुगंध के लिए यूज करते हैं। अपीयर, अपीयर का यूज मतलब प्रतीत होना के केस में यूज करते हैं हम। और हैव का यूज हम पोजेशन के लिए करते हैं, यानी कि अधिकार जताने के लिए करते हैं, ठीक है। लेकिन अब अगर मान लो मैं आपको कहूं कि इसका मीनिंग क्या हो जाए, चेंज। मैंने आपको कह दिया सी का मतलब मैं चेंज कर रही हूँ, उसका मतलब मैं कह रही हूँ आपको मिलना। मैंने आपको कहा सी का मतलब मैं सी नहीं मानती, देखना नहीं मानती, सी का मतलब मैं मानती हूँ मिलना। आप कहोगे मैडम को क्या हो गया, सी का मतलब पहले देख के आओ कि क्या होता है फिर हमारे को पढ़ाना है ना, यही काम है, यही आपने सोचा होगा। लेकिन इसका मीनिंग क्या होता है, देखना होता है। लेकिन एक सेंस में अगर मैं बात करूं तो सी का मतलब भी चेंज किया जा सकता है। किसमें चेंज किया जा सकता है, मिलना के केस में किया जा सकता है। अगर मान लो मैं हियर की बात करूं, हियर का मतलब क्या होता है, सुनना। लेकिन अगर मैंने इसका मीनिंग चेंज कर दिया तो वो क्या हो जाएगा जी, सुनवाई, ठीक है। तो ये मैंने चेंज कर दिया।
नेक्स्ट देखिए टेस्ट, टेस्ट का मतलब क्या होता है, स्वाद, ठीक है, इट टेस्ट गुड। बट यही अगर मानो मैंने क्या कहा कि इसका मीनिंग क्या हो गया, चेंज, तो इसका मतलब मैंने चेंज कर दिया, चखना किसी चीज को, तो यहाँ पर इसका मीनिंग चेंज हो ना, स्वाद और चखना में डिफरेंस तो समझते होगे, ठीक है। इससे नेक्स्ट बात करते हैं स्मेल की। स्मेल का मतलब क्या होता है, सुगंध, और एक क्या है, किसी चीज को इनहेल करना, इनहेल यानी कि अंदर लेना, ये इसका मीनिंग हो जाएगा, ठीक है। मीनिंग देखिए बिल्कुल अलग अलग लिख रही हूं मैं, और ये मीनिंग क्या है, मैं वर्ब ये यूज करूंगी, स्मेल ही यूज करूंगी। अपीयर, अपीयर का मतलब क्या होता है, प्रतीत होना, और इसका मतलब अगर मैं चेंज करूं तो वो क्या हो जाएगा जी, लगना, या फिर किसी के आगे प्रदर्शित करना, ठीक है, इसका मीनिंग चेंज हो गया बच्चे, प्रदर्शित करना। नेक्स्ट है हमारे पास हैव, हैव का मतलब क्या होता है, पोजेशन, लेकिन यही अगर मानो मैंने कह दिया लेना या खाना, ठीक है, तो इन दोनों का मीनिंग क्या होगा, बिल्कुल ही चेंज। तो बच्चे आप इसको देख सकते हैं, मैंने बहुत ही अपोजिट मीनिंग लिखे हैं इन सभी वर्ब्स के, और ये वर्ब्स के मीनिंग बिल्कुल ही चेंज कर दिए हैं। सी का मतलब देखना, उसको अगर मान लो मैं किसी और फॉर्म में यूज करूं तो वो हो जाएगा मिलना, वो मैं आपको बताती हूँ किस फॉर्म में हम यूज करेंगे। देखिए मीनिंग बिल्कुल ही चेंज हो गए, ठीक है। तो जब ये मीनिंग चेंज हो गए हैं तो इट मीन्स उसमें अलग रूल अप्लाई होने वाले हैं, और वही अलग रूल मैं आपको सिखाना चाहती हूँ यहाँ पर, क्योंकि अगर आप ये रूल सीख गए आज, तो आपके लिए कॉन्टिन्यूअस टेंस को यूज करना, उसमें से एरर फाइंड आउट करना, डिटेक्ट करना बहुत ही इजी हो जाएगा। तो चलिए ये आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ताकि आपको आगे चीजें समझने में इजी हो, ठीक है। अगर आज के बाद कोई ये कहे ना कि सी का मतलब सिर्फ देखना होता है, उसको उलझाना हो, तो आप उसको उलझा सकते हैं बहुत ही इजीली, कि सी का मतलब मिलना भी होता है, वो मैं बताऊंगी किस केस में होता है, ठीक है। अभी आप स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर राइट डाउन कर लीजिए अपने नोट्स में। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो मैंने आपको अभी ये चीज बोली कि वो उनका मीनिंग क्या होता है, बिल्कुल ही चेंज होता है, ठीक है। उस चीज को एक बार अपार्ट रख दीजिए। अभी हम आते हैं स्टैटिक वर्ब, स्टैटिक की तरफ। देखिए आपको वो चीजें भूलनी नहीं चाहिए। अभी मैंने आपको बताया स्टैटिक में हम कभी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज नहीं करते, ठीक है। आपके सामने जब भी मैंने स्टैटिक वर्ब्स लिखी थी तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक वर्ब और थी, वो कौन सी थी, बिलीव, बिलीव वर्ब थी ना इसमें। और मैंने आपको क्या बोला था कि बिलीव वर्ब के साथ हम कभी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज नहीं करते। तो ये देखिए अब हमने जब यहाँ पर सेंटेंस देखा तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ही इज बिलीविंग इन गॉड, वह भगवान में विश्वास कर रहा है। तो ये सेंटेंस एब्सोल्युटली क्या है, गलत। क्यों, क्योंकि इसमें मैंने वर्ब यूज की कौन सी, बिलीव। बिलीव तो हमारे पास कौन सी वर्ब है, स्टैटिक वर्ब है, और स्टैटिक वर्ब के साथ हम कभी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज नहीं करते। ही इज बिलीविंग, देखिए आप इसका स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, साथ में आईएनजी है, और क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्ट है। स्ट्रक्चर सेम वही, तो कॉन्टिन्यूअस टेंस आप यूज नहीं कर सकते। तो हमें यहाँ से क्या करना पड़ेगा, इसको काटना पड़ेगा, और यहाँ से आईएनजी को हटाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, बिलीव्स इन गॉड, ठीक है। अब इस नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, शी सडनली फेल्ट फूलिश फॉर बिलीविंग डेविड। अब मैडम आपने तो ये बोला है कि ये तो स्टैटिक वर्ब है, आईएनजी नहीं आना चाहिए। क्या मैंने ये बोला कि इसके साथ आईएनजी नहीं आना चाहिए? नहीं, मैंने ये बोला कि इसके साथ कॉन्टिन्यूअस टेंस कभी यूज नहीं होगा। आप देखिए यहाँ पर क्या यूज कर रखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ में आईएनजी। क्या यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब है? क्या आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कोई इज, कोई एम, कोई आर लगा हुआ, हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है प्रेजेंट कंटीन्यूअस की? नहीं लगी हुई। तो ये तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर किसका काम कर रहा है, ये यहाँ पर काम कर रहा है जीरंड का। ये हमारे पास कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं है। कॉन्टिन्यूअस टेंस तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब से बनेगा ना,
इज एम आर और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी से बनेगा बच्चे। तो ये चीज ध्यान में रखनी है आपने। मैंने ये नहीं बोला कि स्टैटिक वर्ब्स के साथ आईएनजी यूज नहीं होगा, सी का सीइंग नहीं होगा, लव का लविंग नहीं होगा, हेट का हेटिंग नहीं होगा, ऐसा नहीं बोला मैंने ये बोला है कि आपने इज लविंग यानी कि कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज नहीं करना। I'm loving, जैसे I'm loving chocolate, it will be wrong क्योंकि आप वहां पर क्या यूज कर रहे हो, continuous tense। तो होप सो आपको क्लियर होगी ये चीज। इससे नेक्स्ट हम बात करते हैं, मैंने अभी आपके सामने ये 5 वर्ब्स रखी थी, 6 वर्ब्स, ठीक है। इनमें मैंने आपको कहा था कि इनका मीनिंग क्या हो जाता है, बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। तो इससे रिलेटेड हम सेंटेंसेस देखते हैं। सबसे पहले हम जो सेंटेंस देखते हैं वो है जी सी से रिलेटेड। फर्स्ट सेंटेंस को पढ़िए ध्यान से और सेकंड सेंटेंस को पढ़िए ध्यान से। फर्स्ट सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है, माय फादर इज सीइंग दैट यू आर नॉट डूइंग वर्क प्रॉपरली, ठीक है। और सेकंड सेंटेंस में लिखा हुआ है माय मदर इज सीइंग द डॉक्टर अगेन। तो मैंने यहाँ पर भी बच्चे क्या यूज कर रखा है, सी यूज कर रखा है। और मैं अगर यहाँ पर बात करूं तो यहाँ पे भी मैंने क्या यूज कर रखा है, सी यूज कर रखा है। और मैंने आपको बोला है कि सी वर्ब के साथ हम कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि फर्स्ट सेंटेंस तो हमारे पास क्या है जी, गलत, इसमें मिस्टेक है। और इसमें अगर मैं बोलूं कि सेकंड सेंटेंस हमारे पास सही है, तो आपको ये चीज में डिफरेंस भी दिख रहा होगा कि इनकी मीनिंग में भी चेंज है। फर्स्ट सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए, क्या लिखा हुआ है, माय फादर इज सेइंग दैट यू आर नॉट डूइंग द वर्क प्रॉपर्ली। यहाँ पर जो सी वर्ब आई है बच्चे, ये किस लिए आई है, कि मेरे पिताजी देख रहे हैं कि तुम सही ढंग से काम नहीं कर रहे। My father is saying that you are not working properly। तो यही है ना कि मेरे पिताजी ये देख रहे हैं कि आप सही ढंग से काम नहीं कर रहे, देख रहे हैं। सी यूज किया, देखने के लिए यूज किया, ठीक है। तो जब ये वर्ब्स सी, हियर और है, ये जो वर्ब्स आपको घुमाई है, अपीयर, ये वर्ब्स जब भी आपके सामने आए और उनके मीनिंग के साथ ही आए, जैसे सी का मतलब देखना तो ठीक है, हियर का मतलब सुनना तो भी ठीक है, जब इनके मीनिंग के अकॉर्डिंग आए तब तो वही रूल अप्लाई होता है, तब ये स्टेटिंग में भाग जाती है फटाफट। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे हमें कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज नहीं करना। लेकिन जैसे ही इनके मीनिंग में क्या हुआ, चेंज, इन्होंने यू टर्न मारा, इनके मीनिंग में चेंज हो गया, तब रूल भी चेंज हो गया। वो कहता तू चेंज होगी तो मैं भी क्यों नहीं। ये थोड़ा है कि भी हमेशा भलाई करते रहो, हमेशा भलाई करने से कोई फायदा नहीं है, भलाई करो लेकिन एक लिमिट तक अच्छी होती है हर एक चीज। तो वही चीज यहाँ पर है कि आप जैसे ही मीनिंग चेंज कर दोगे तो रूल भी क्या हो जाएगा, चेंज। जैसे आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पर सी का मतलब क्या है, देखना, ठीक है। अब नीचे वाले में बात करो, यहाँ पे लिखा हुआ है माय मदर इज सीइंग द डॉक्टर अगेन। यहाँ पर क्या मतलब है कि मेरे मदर जो है वो डॉक्टर को दोबारा देख रहे हैं। डॉक्टर में ऐसे क्या फूल लगे हैं जो मेरी मदर जाएंगे वहां पर, समझ रहे। तो सीइंग का मतलब यहाँ पे क्या है, मिलना, कि मेरे डॉक्टर जो है, मेरे मदर जो है वो दोबारा से किसको मिल के आ रहे हैं, डॉक्टर को मिलकर आ रहे हैं, देख कर आ रहे हैं। मीन्स टू से उनसे कुछ उन्होंने क्या लेनी है, राय लेनी है, कुछ सजेशन लेनी है, कुछ मेडिसिन वगैरह लेनी है, चेकअप करवाना है, समथिंग लाइक दैट। तो सी का मतलब यहाँ पर देखना नहीं हुआ, क्या हुआ, मिलना, ठीक है। तो जब मीनिंग चेंज हो गया तो ऑफकोर्स रूल भी चेंज हो जाएगा। यहाँ पर तो मीनिंग वही था, तो ऑफकोर्स यहाँ पे सी इज सीइंग नहीं आना चाहिए, यहाँ पे सिंपल जाना चाहिए सीज। और यही अगर मान लो मैं यहाँ पर बात करूं तो यहाँ पर इसका मीनिंग क्या हो गया है जी बच्चे, बिल्कुल चेंज हो गया है। तो यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस टेंस हम यूज कर सकते हैं और ये बिल्कुल भी क्या है, सही, ठीक है। तो ये चीज है जो आपको समझने की जरूरत थी। सी का मतलब आपको बता दिया। इसी तरीके से अगर मान लो मैं हेयर का एक सेंटेंस लिखती हूँ, जैसे कि ही इज हेयरिंग मी, ठीक है, वह मुझे सुन रहा है, ठीक है। और एक मैंने ये सेंटेंस लिखा, हेयरिंग इज
to come, ये लिखा मैंने। और एक मैंने लिखा he went on hearing, और एक मैंने ये अगर मालूम है थर्ड सेंटेंस एक बार कर देती हूँ, ये सेम सेम ही हो गया बच्चे। थर्ड सेंटेंस को मैं दोबारा से लिख देती हूँ, he is hearing the case। ये 3 सेंटेंसेस मैंने आपके सामने लिखे बच्चे, ठीक है। बहुत ही प्रेटी से ब्यूटीफुल से सेंटेंसेस है ये, ठीक है, बहुत ही काम आने वाले सेंटेंसेस हैं, ध्यान से देखिएगा। पहला सेंटेंस की अगर मैं बात करूं, he is hearing me, मैं मुझे सुन रहा है। सेकंड वाले में बात की hearing is about to come, कि hearing यहाँ पर क्या है, सुनवाई, मतलब लाइक केस आने ही वाला है हमारा। थर्ड में मैंने क्या यूज किया, कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज किया कि वह जो है वो सुनवाई कर रहा है केस की। तो मैंने ये 3 सेंटेंसेस लिखे, मैंने फर्स्ट में कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज किया, मैंने थर्ड में कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज किया, लेकिन सेकंड सेंटेंस में मैंने कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज नहीं किया। यहाँ पे कोई आपको इज एंड आर वाज वर नहीं दिख रहा है, तो ऑफ कोर्स ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि इसमें हमने कोई भी कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज नहीं किया। हेयर स्टेटिक वर्ब है और स्टेटिक वर्ब्स में हम कभी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज नहीं करते बच्चे, ठीक है। तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। लेकिन इन दोनों का क्या, इन दोनों को क्या सब्जी बनानी है, क्या इनका कुछ करना है, चाट डालना है, नहीं ना। तो इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, he is hearing me, वह मुझे सुन रहा है, बिल्कुल सही तो है मैडम। लेकिन आपको पता है hear का मतलब क्या होता है, सुनना होता है। तो इसका मीनिंग के अकॉर्डिंग हम यूज कर रहे हैं ना, तो मीनिंग के अकॉर्डिंग जब यूज करोगे तो कॉन्टिन्यूअस नहीं यूज कर सकते, कॉन्टिन्यूअस को काटा मार दो। तो अफकोर्स यहाँ पे hear का मतलब सुनना है, तो आप यहाँ पर सिंपल यूज करो, he hears me, वह मुझे सुनता है। बट जैसे ही हमने इसमें बात की थर्ड सेंटेंस में, यहाँ क्या लिखा हुआ है, he is hearing the case। तो यहाँ पर क्या है, hearing का मतलब सुनना नहीं है, यहाँ पर इसका केस चेंज हो गया, इसका मीनिंग चेंज हो गया, सुनवाई, वह सुनवाई कर रहा है केस की, तो मीनिंग चेंज हो गया। तो ऑफकोर्स ये हमारे पास क्या है, कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूअस टेंस हम यूज कर सकते हैं, ये सेंटेंस सही है, लेकिन यहाँ पर हमें कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज नहीं, ठीक है। तो ये था हमारे पास हियर का केस। इससे नेक्स्ट अगर मैं आगे में बात करती हूँ, हियर हो गया हमारे पास, हमारा सी हो गया। इससे नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ तो हमारे पास कौन सा था, नेक्स्ट वर्ब जो थी हमने की थी, इसमें 4-5 वर्ब्स थी। टेस्ट, जी हाँ, सी देख लिया, हियर देख लिया, टेस्ट की बात करती हूँ। जैसे अगर मान लो मैंने कहा इट टेस्ट गुड, और एक मैंने सेंटेंस लिखा बच्चे, आई एम टेस्टिंग द केक। दोनों में आप फर्क देखिए बच्चे। फर्स्ट वाले में मैंने देखा इट टेस्ट गुड, कि इसका स्वाद जो है वो अच्छा है, ये लिखा मैंने। और सेकंड वाले में मैंने क्या लिखा, आई एम टेस्टिंग द केक, मैं केक को क्या कर रही हूँ जी, टेस्ट कर रही हूँ। दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, इसका मतलब क्या है जी, स्वाद, सिर्फ और सिर्फ स्वाद के लिए यूज हुआ है। लेकिन इस टेस्ट का मतलब क्या है, इस टेस्ट का मतलब है चखना, मैं क्या कर रही हूँ, मुझे सिर्फ और सिर्फ, जैसे वो है ना हमारी मम्मियाँ क्या करती हैं, हमारी मम्मियाँ ये तो करती है, रोटी बनाते बनाते, सब्जी बनाते बनाते सबसे पहले यही देखेंगी कि भी मतलब जैसे भी सही बनी है, नमक मिर्च चेक कर लूं थोड़ा सा, है ना। तो वो जो चेक करते हैं वो क्या कर रहे हैं, क्या वो अपने मतलब लाइक उसके लिए यूज कर रहे हैं, मतलब खाने के लिए पूरा भी हाँ पेट भर के खा लो, वो उनका क्या होता है, चखने का स्टाइल है कि भी चखते हैं उस चीज को, थोड़ा सा मतलब टेस्ट करते हैं। तो उस टेस्टिंग को ही बोल क्या क्या कहा जाता है, उस चखना, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज कर रखा है, मीनिंग चेंज हो गया, तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। लेकिन अगर मान लो मैं यहाँ पर लिख देती इट इज टेस्टिंग गुड, तो वो क्या होता है, बिल्कुल गलत, क्योंकि उसका मतलब क्या है, स्वाद, तब हम उस टाइम पे कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज ना कर पाते, ठीक है। तो ये है जी छोटा सा। अभी नेक्स्ट वर्ब की बात करते हैं, नेक्स्ट है स्मेल, ठीक है। अब अगर मान लो मैंने सिंपल बात की, फ्लावर स्मेल स्वीट,
फ्लावर जो है वो बहुत ही अच्छी स्मेल देते हैं, बहुत ही मतलब लाइक सुगंध उनकी अच्छी होती है, तो ठीक है। बट यही अगर मान लो मैंने लिखा फ्लावर्स आर स्मेलिंग नाइस, ये बोल दिया, तो ये क्या है, गलत। फूल अच्छी खुशबू दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि मैंने खुशबू के लिए यूज किया, सुगंध के लिए यूज किया, तब हम वहां पर कॉन्टिन्यूस यूज नहीं कर सकते। बट यही अगर मान लो मैंने कहा आई एम टेस्टिंग, सॉरी आई एम स्मेलिंग फ्लावर, तो उस टाइम पर क्या है, मैं क्या कर रही हूँ, उसको इनहेल कर रही हूँ, ठीक है। जब मैं इनहेल कर रही हूँ किसी भी चीज को, उसको मतलब लाइक अंदर लेके जा रही हूँ, तो वो हमारे पास क्या है जी, हम उस टाइम पे कॉन्टिन्यूस टेंस यूज कर सकते हैं बच्चे, ठीक है। बट यही अगर मान लो मैंने मीनिंग चेंज के अकॉर्डिंग किया, तब इनहेलिंग के केस में यूज करोगे, तब कॉन्टिन्यूस, अदरवाइज कॉन्टिन्यूस नहीं। नेक्स्ट है अपीयर। अपीयर का मतलब क्या होता है, प्रतीक होना, लेकिन मैंने आपके सामने एक दो वर्ड्स और करवाए हैं, दैट इज लगना और प्रदर्शित करना, ठीक है। जैसे अगर मान लो मैंने कहा मुझे ऐसा लग रहा है कि आज बारिश होगी, इट इज अपियरिंग दैट इट विल बी रेनिंग, इट विल बी रेनिंग टुडे। बट यहाँ पर क्या है जी, मैंने इसको मीनिंग को चेंज कर दिया तब। अदरवाइज जैसे मैंने ये कहा कि मुझे ऐसे लग रहा है कि आज आप अच्छे लग रहे हो, तब हम उस टाइम पे कॉन्टिन्यूस यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट है हैव, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको ऊपर वाली चीजें जो है भूल जाए ना तो भी चलेगा, लेकिन हैव आपने नहीं भूलना। हैव क्यों नहीं भूलना बच्चे, क्योंकि हैव का यूज हम हेल्पिंग वर्ब में भी करते हैं, लेकिन ये हैव के साथ आईएनजी कब आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज में आता है ये हैव के साथ आईएनजी। देखिए हैव का यूज पोजेशन के लिए यूज होता है, मैंने आपको बताया, जैसे कि आई हैव अ पेन, आई हैव अ कार, he has a car, he has a house, ठीक है। I have a Mercedes, तो मैंने यहाँ पर क्या यूज किया है, I के साथ have यूज किया, नहीं है मेरे पास Mercedes, पता नहीं आ जाएगी अगर आपको प्यार रहा तो have के साथ ज्यादा सीरियस भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैडम ने बोला I have Mercedes, मतलब मैडम तो बस तो भी है कोई, पता नहीं क्या ही है मैडम के पास, अरे कुछ नहीं है, अभी तक तो एक कार भी नहीं है मेरे पास, तो पता नहीं कब आएगी, बस आप प्यार देते रहिए इस तरीके से और जल्दी आ जाएगी। भाई मुझे एक बार करंट होगा। तो देखिए यहाँ पर यूज कर रखा है, मैंने आपको बताया हैव। अभी बताया मैंने कि हैव का यूज हम करते हैं जी पोजेशन के लिए, ठीक है। वो आपको समझ में आता है, आई हैव अ कार, आई हैव दिस, फलाना ढिमकाना, वो पोजेशन है, मेरे पास है जी, मेरा अधिकार है उस पे। लेकिन जैसे ही मैंने लिखा आई एम हैविंग फूड, तो इसका मतलब क्या, कि मेरे पास खाना आ रहा है, मेरा फूड के ऊपर अधिकार है, इसका मतलब चेंज हो गया। कैसे चेंज हो गया, कि मैं खाना खा रही हूँ, खाना खा रही हूँ, ईट यूज करो ना, तो आप हैव कैसे यूज कर सकते हो, जी हाँ, मीनिंग चेंज हो गया ना, मीनिंग चेंज हो गया तो कॉन्टिन्यूअस टेंस हम यूज करेंगे। तो फूड आइटम्स को जब आप खाते हो तब आप क्या यूज करते हो, हैव। I'm having food, I'm having pizza, I'm having burger, I'm having this, I'm having that, ठीक है। जब आप फूड आइटम्स को खाओगे तब आप कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करोगे। अब एक और चीज लिखते हो, जैसे कि I am having fun, तो क्या मैं यहाँ पे मजे को खा रही हूँ क्या, नहीं ना, यहाँ पर मैं मजे को खा नहीं रही, मैं मजे ले रही हूँ। जब आप किसी भी चीज का फन करते हो, जैसे कि आप क्रिकेट फेयर पर गए, आप वहां पर फन कर रहे हो, ठीक है, आपको मजा आ रहा है, तब कहोगे आई एम हैविंग फन, तो वो ठीक है, बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि वहां पर पोजेशन नहीं है, वहां पर हैव जो है वो क्या है जी, हमारे पास एंजॉयमेंट। तो हैव को यूज हम कॉन्टिन्यूअस में कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन दो केसेस में, एक हमारे पास क्या होना चाहिए, कोई ना कोई फूड आइटम होनी चाहिए, और एक हमारे पास फन, यानी कि जब आप मजे ले रहे हो किसी भी चीज के, तब आप वहां पे क्या यूज कर सकते हो, हैव, और हैव के साथ क्या यूज होगा, आई एन जी, ठीक है। आई होप सो क्लियर हो गया वो आपको ये कंसेप्ट, ठीक है। अदरवाइज इन दोनों केसेस के अलावा अगर आपको हैव दिखे, पोजेशन दिखे, तो आप वहां पर गलत करोगे, वो आपको कॉन्टिन्यूअस नहीं यूज करना। जैसे कि मैंने बोला आई एम हैविंग कार,
तो गलत है ना, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला आई एम हैविंग हाउस, तो वो भी क्या है, गलत। सिर्फ दो केसेस में आप हैव के साथ आईएनजी यूज कर सकते हो, वन फॉर फन, सेकेंड फॉर फूड, ठीक है। तब आप कॉन्टिन्यूस यूज कर सकते हो, अदरवाइज सिंपल यूज करना, हैव के साथ आईएनजी यूज कर सकते हो। हैविंग अ कार इज नॉट अ बिग डील, मैंने ये चीज बोली, तो मतलब कि कार होना कोई एक बड़ी बात नहीं है, मैंने ये बात बोली। तो इसमें हैव के साथ मैंने आईएनजी यूज किया ना, ऑफ कोर्स मैंने आईएनजी यूज किया, लेकिन मैंने क्या हेल्पिंग वर्ब यूज की नहीं की। तो ये ध्यान रखिए बच्चे, मैं बार बार अपने वर्ड्स को रिपीट कर रही हूँ कि आपको इन वर्ड्स के साथ कॉन्टिन्यूस टेंस तब यूज करना है जब इनका मीनिंग क्या हो जाए, चेंज। अदरवाइज ये वर्ड्स क्या रहेंगे, सेम स्टैटिक में रहेंगे। स्टैटिक में आपको पता है सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना, और इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेशन में कभी भी कॉन्टिन्यूस टेंस यूज नहीं हो, ठीक है। तो आई होप सो आपको क्लियर हो गई हो ये चीजें, और अगर नहीं क्लियर हुई है तो आपने वीडियो को रिपीट में देख लीजिए, ठीक है। अगर आपको रिपीट में देखने पर भी समझ में नहीं आ रही तो आपको ये पीडीएफ जो है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी जल्दी ही, ठीक है, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी मैं बात कर रही हूँ, अभी हमारा चैप्टर खत्म नहीं हुआ, अभी बेसिक पे तो आ जाओ। यहाँ पे क्या यूज किए थे, ये 4 सेंटेंसेस भूल गए क्या आप लोग, कि ये 4 सेंटेंसेस स्टार्टिंग में मैंने आपको बताए थे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर यू हियरिंग अ नॉइस? देखिए अब क्या आप इसमें से मिस्टेक निकाल पा रहे हैं? अभी मैंने आपको बताया हियर का मतलब क्या होता है, सुनना, और हियरिंग का मतलब क्या होता है, जब आप मतलब आईएनजी कॉन्टिन्यूअस यूज करते तो होता है सुनवाई। तो क्या आप फर्स्ट सेंटेंस आपका सही है क्या? इसमें सुनने के लिए यूज है ना, कि क्या आपको आवाज सुनाई दे रही है, सुनने के लिए यूज किया, तो कॉन्टिन्यूअस तो यूज ही नहीं कर सकते। जब कॉन्टिन्यूअस यूज नहीं कर सकते जी, तो फिर आप यहाँ पर कैसे लगा सकते हो, हियरिंग? तो ये हमारे पास गलत है, आर पे लगा दिया, एग्जाम आर पे लगा दिया, और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगा दी, तो ये गलत है। आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कॉन्टिन्यूअस टेंस को हटाना पड़ेगा। इसके साथ इंडेफिनिट यूज करोगे तो क्या हो जाएगा, डू यू हियर अ नॉइस, ठीक है। नेक्स्ट, on hearing the siren the thief ran away। इस सेंटेंस में मिस्टेक निकाल पा रहे हो आप? जब आपने सारा का सारा वीडियो देख ली, सारे का सारा लेक्चर सुन लिया, तो अब आप बहुत इजीली निकाल पा रहे होगे इसमें से। देखिए यहाँ पे क्या यूज कर रखा है, हियरिंग। क्या इससे पहले इज एम आर वर्ब है? नहीं है ना, तो ये सेंटेंस बिल्कुल क्या था, सही। इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है। हर एक चीज में गलती निकालने की कोशिश मत किया करो, कुछ चीजें सही भी होती है, ठीक है, अपनी तरफ भी झांक लिया करो थोड़ा बहुत। थर्ड देखिए, seeing the mistake she corrected it immediately। मिस्टेक को देखते ही उसने साथ ही साथ उसे सही कर दिया, करेक्ट कर दिया। यहाँ पर भी बच्चे आप देख पा रहे होंगे, सीइंग देखना, देखने के सेंस में यूज हो रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई कॉन्टिन्यूअस सेंस नहीं है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है, तो ये सेंटेंस क्या है, बिल्कुल सही। आप सी के साथ आईएनजी लगा सकते हो, लेकिन कॉन्टिन्यूअस यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखो, आई एम सीइंग दैट यू आर नॉट डूइंग द वर्क प्रॉपर्ली। अब देखिए वो यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज कर रखा है, और क्या यूज कर रखा है, आई एम सीइंग दैट, मैं देख रही हूँ कि आप जो है मतलब लाइक ऑब्जर्व कर रही हूँ कि आप अपना काम जो है वो सही ढंग से नहीं कर रहे हो, मतलब लाइक उसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। या तो वर्ब चेंज कर दो, जब ध्यान दिया जाए, ऑब्जर्व किया जाए, तब सी थोड़ा यूज करोगे, तब आपके सामने वर्ब चेंज हो जाने चाहिए, या वॉच यूज होनी चाहिए, या फिर तो इसको क्या कर दो, इंडेफिनिट में यूज कर दो, यानी आई सी यू, ठीक है। तो यहाँ पर मिस्टेक है। तो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा, एंड प्लीज डू फॉलो इंग्लिश विद ध्रुव एंड थैंक यू।